इस वक्त की बड़ी तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, महायुति की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस तीनों ही नेताओं की, जिसका इंतजार 23 नवंबर के बाद से लगातार किया जा रहा था। और इस बैठक में जितने भी सवाल शिंदे को लेकर, अजीत पवार को लेकर, शिंदे की नाराजगी को लेकर उठाए जा रहे थे, उन तमाम सवालों का जवाब नेताओं ने देने की कोशिश की है। चेहरे पर मुस्कुराहट, ठहाके लगाकर सवालों का जवाब देने की कोशिश देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने की है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने ये जरूर बता दिया कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसका फैसला अभी उनको करना है। वो शाम तक बताएंगे कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद स्वीकार्य है या नहीं स्वीकार्य है। जो क्लियर नजर आए वो अजीत पवार नजर आए, जिन्होंने साफ कहा कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसका फैसला अभी उन्हें लेना है। हालांकि शिंदे ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जरूर कह दिया कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इस बात को लेकर मैं खुश हूं, लेकिन मैं डिप्टी सीएम बनूंगा इस बारे में शाम तक बताऊंगा। अब देखिए, शाम को जो औपचारिकताएं हैं या शाम को अब जो प्रक्रियाएं होना बाकी है वो ये कि इन तीनों ही दलों के नेताओं को साथ में बैठना है, किसको मंत्री बनाना है, किसके पास कितने मंत्री पद जाने हैं, कौन डिप्टी बनने जा रहा है, इन तमाम बातों पर अब विचार विमर्श किया जाएगा। अभी तक एकनाथ शिंदे को सियासत का नाराज फूफा बताया जा रहा था, वही एकनाथ शिंदे आज जब मीडिया के सामने आते हैं तो हंसते मुस्कुराते हुए बधाई देते हैं देवेंद्र फडणवीस को और देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री चुने जाने पर खुशी जाहिर करते हैं। लेकिन जब डिप्टी सीएम का सवाल उनसे पूछा जाता है तो एकनाथ शिंदे जरूर कह देते हैं कि शाम तक फैसला लूंगा, शाम तक फैसला करके बताऊंगा कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा या नहीं बनूंगा। 23 नवंबर के बाद से लेकर आज तक यानी कि 4 दिसंबर तक एकनाथ शिंदे ही हैं जिनको लेकर रस्साकसी की खबरें सामने आती रही, नाराजगी की खबरें सामने आती रही। एकनाथ शिंदे की शर्तें क्या हैं, एकनाथ शिंदे चाहते क्या हैं, इन सब पर चर्चाएं होती रही। लेकिन ये सब कुछ अटकलें जो हैं वो आज पूरी तरीके से शांत हो चुकी हैं। देवेंद्र फडणवीस विधायक दल के नेता चुने जा चुके हैं बीजेपी के, और अब तीनों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। तो देखिए, महाराष्ट्र के अगले सीएम का नाम फाइनल हो गया है। महायुति ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम चुन लिया है और अब देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की, जिसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। फडणवीस के साथ शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, एनसीपी लीडर अजीत पवार भी मौजूद थे। भाई निकल बाहर, अरे निकल गया इसका तो देखिए, एकनाथ शिंदे अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल चुके हैं। अब एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस को तय करना है कि सरकार का फॉर्मूला क्या होगा, किसको कितने मंत्री मिलने हैं, किसके कोटे से कौन कौन मंत्री बनेगा। डिप्टी सीएम का पद अगर एकनाथ शिंदे की पार्टी को ऑफर किया जाएगा तो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बनते हैं या पार्टी का कोई और नेता बनता है, क्योंकि डिप्टी सीएम के पद पर एकनाथ शिंदे ने कह दिया कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे शाम तक की वो तय करेंगे। लेकिन फिलहाल आज सुबह से लेकर अब तक का जो घटनाक्रम है उसने महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर से सस्पेंस को खत्म कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ कल लेने जा रहे हैं, ये बिल्कुल तय हो चुका है। महायुति में ऑल इज वेल है। एकनाथ शिंदे की नाराजगी, एकनाथ शिंदे की शर्तें, एकनाथ शिंदे की प्रेशर पॉलिटिक्स, इन तमाम बातों पर जो चर्चाएं चल रही थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, उस पर विराम लगाने की कोशिश की गई है। कल शाम 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे। फडणवीस ने यह भी ऐलान किया कि कुछ ही घंटों में मंत्रियों के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। किसे कौन सा विभाग मिलेगा, किसका खाका तैयार कर लिया गया है, बस इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार मिलकर मंत्रिमंडल का फैसला करेंगे। क्या कहा इन नेताओं ने इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए आपको सुनवाते। आज माननीय राज्यपाल जी से हमने भेंट ली है और माननीय राज्यपाल जी को भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, जनसुराज्य पार्टी, युवा स्वाभिमान पार्टी, रासप और इंडिपेंडेंट
ऐसे सभी के पत्र आज हमने सौंपे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का। एकनाथराव शिंदे जी ने शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के प्रमुख के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और लेजिस्लेचर पार्टी के नेता माननीय अजीत दादा पवार जी ने भी उसी प्रकार का पत्र दिया है। श्री विनय कोरे जी, रवि राणा जी, श्री गुट्टे जी और हमारे इंडिपेंडेंट्स जो हमारे साथ हैं, सभी ने इसी आशय का पत्र माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है। और इन सभी पत्रों को देखते हुए माननीय राज्यपाल जी ने हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए। महायुति को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये अब साफ हो चुका है। कल शाम 5:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, यानी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इन्विटेशन जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आजाद मैदान में होने जा रहे शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होने जा रहे हैं। इसके अलावा कौन मंत्री बनने जा रहा है, मंत्रिमंडल में किस किस को जगह मिलेगी, ये तीनों नेता बैठकर फैसला लेंगे और इसकी जानकारी दे दी जाएगी। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। मुंबई के आज़ाद मैदान पर ये संपन्न होगा और इस शपथ विधि में तीनों पार्टी के नेता वहां पर रहेंगे। उसके बाद और किसका शपथ विधि होगा इसका फैसला हम शाम तक करेंगे। हमारी बैठकें हैं, उसके बाद हम शाम तक करेंगे। जैसा ही फैसला होगा वैसे आपको इत्तला दी जाएगी। अब देखिए, शाम तक बहुत सारे फैसले होने हैं। एक बड़ा फैसला तो हो गया कि देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे क्या सरकार में शामिल होंगे या नहीं होंगे, फैसला भी आज शाम तक हो जाएगा। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि मैं चाहता हूं कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा हों और इसके लिए एकनाथ शिंदे से बातचीत भी की गई है। नई सरकार का फॉर्मूला क्या होगा ये मिल बांट कर तय किया जाएगा। स्वयं माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था और एकनाथ राव जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहे। शिवसेना के भी विधायकों की इच्छा है और महायुति के भी विधायकों की इच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे। और पिछले 2.5 सालों में शिंदे जी के साथ माननीय अजीत दादा और मैं, हम तीनों ने मिलकर साथ में मिलकर सारे निर्णय किए हैं और आज भी हमारे लिए ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो संकल्प हमने लिया है और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार
काम तो करेगी। देवेंद्र फडणवीस आज सुबह से ही जब से विधायक दल के नेता चुने गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। आज भी देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत आभार कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को नेतृत्व करने का मौका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार यानी डबल इंजन की सरकार मिलकर महाराष्ट्र को एक नए रास्ते, एक विकासशील रास्ते पर ले जाने के लिए कार्यरत है। मैं आज के इस मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को लगातार नेतृत्व करने का अवसर दिया। साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर महाराष्ट्र में जो हमारा साथ निभाते रहे हैं, ऐसे केंद्रीय मंत्री माननीय रामदास जी आठवले, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारी पार्टी के शीर्ष के नेता राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, तमाम शीर्षस्थ नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और हम सब लोग मिलकर महाराष्ट्र को एक अच्छी सरकार देंगे, इस प्रकार का संकल्प करते हुए महाराष्ट्र की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं। अब देवेंद्र फडणवीस महायुति में शामिल तमाम सहयोगियों का भी धन्यवाद दे रहे हैं। तो इन्हीं सहयोगियों में सबसे ज्यादा नजरें एकनाथ शिंदे पर टिकी हुई हैं। एकनाथ शिंदे से भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सवाल डिप्टी सीएम को लेकर पूछा गया कि क्या एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो इस पर कैसे सहयोगी अजीत पवार ने चुटकी ली, ये भी आपको सुनवाती। अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना। शाम तक उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ, मैं रुकने वाला हूँ। दादा को नहीं, अरे भाई, दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। अब देखिए, पुरानी बातों को याद करके ठहाके लगाए जा रहे हैं, चुटकी ली जा रही है। अजीत पवार ने कहा भाई मैं तो डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रहा हूं, तो एकनाथ शिंदे ने भी चुटकी ले ली और कहा कि भाई दादा को तो रात में भी और सुबह में भी आनन फानन में शपथ लेने का पूरी तरीके से अनुभव है। लेकिन आखिर में महाराष्ट्र में नई सरकार कैसी होगी सचिन, अब इस पर सभी की निगाहें हैं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है तो सबके सामने आ गया, लेकिन शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, अजीत पवार के कोटे से कितने मंत्री बनेंगे, किसको जगह मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, इस पर फैसला कब? शाम तक ये पिक्चर जो है क्लियर हो सकती है, लेकिन जो जानकारी है ये तो देखिए तय है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है, अजित पवार उनके ही सरकार में उप मुख्यमंत्री है और एकनाथ शिंदे भी उनके सरकार में उप मुख्यमंत्री रहेंगे। वो मान जाएंगे, दिल्ली के आला नेताओं की बात वो कभी नहीं टालेंगे, उन्होंने खुद भी ये बात कही है। अब सरकार में कितने लोग जो है विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, इसको लेकर शाम तक की एक तस्वीर जो है पूरी तरह से क्लियर हो पाएगी, क्योंकि दो तरह के प्रस्ताव दिए गए कि जिसमें एक सीएम और दो डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण होना है और दूसरा सीएम डिप्टी सीएम के साथ साथ हर पार्टी से 2 या 3 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इस पर देर शाम तक या फिर रात तक जो है तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन जो सूत्र बना रहे और शिवसेना के नेता भी कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जरूर इस सरकार का हिस्सा होंगे और उस सरकार में शामिल होंगे और कल वो शपथ लेंगे, देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ लेंगे और वो सरकार का हिस्सा रहेंगे। जी प्राची। देखिए, कुछ स्पष्ट है या नहीं, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है सचिन कि अजीत पवार तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ, बिना किसी शक के, बिना किसी नाराजगी के या बिना किसी चॉइस के वो तो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, वो तो खुलकर कह रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे अगर अभी भी ये कहने से बच रहे हैं सचिन कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, शाम तक फैसला करेंगे, इसके पीछे क्या वजह है अभी भी?
देखिए, थोड़ा सा मुझे लगता है कि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने 2022 में जब एकनाथ शिंदे का नाम डिक्लेयर होता तो देवेंद्र फडणवीस ने शुरू में ऐलान किया था कि वो सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व का आदेश माना और वो डिप्टी सीएम के लिए तैयार हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही इस बारे में होगा जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि एकनाथ शिंदे ये कहे कि मुझे बीजेपी के आला नेताओं ने फ़ोन किया और उनकी बात मैंने शुरू से कहा कि उनकी बात को मैं नहीं टालूंगा, वो जो भी कहेंगे वो मानूंगा। उसी तरह से एक सम्मानजनक जो है वो एंट्री उनकी जो है डिप्टी सीएम पद के लिए होगी। बस एक तरह का एक प्लॉट इसे कहा जाए वो एक तैयार किया जा रहा है, लेकिन इतना तय है कि एकनाथ शिंदे इस सरकार का हिस्सा ज़रूर रहेंगे, क्योंकि उनके तमाम जो मंत्री रह चुके नेता है, सीनियर नेता है, उनका यही कहना है कि एकनाथ शिंदे के बिना जो है शिवसेना, उनकी पार्टी या सरकार जो है वो नहीं चल सकती है, क्योंकि सरकार में एकनाथ शिंदे का होना बहुत ज़रूरी है। शिवसेना के लिए, शिवसेना विधायकों के लिए, उनके हक के लिए उनका सरकार में रहना बहुत ज़रूरी है। और वो लोग कह रहे कि एकनाथ शिंदे देर सवेर मान जाएंगे और वो सरकार का हिस्सा भी रहेंगे। जी प्राची। यानी महाराष्ट्र की सियासत वो पिक्चर हो गई है सिनेमा की, जिसमें आखिरी वक्त तक सस्पेंस बरकरार रहेगा भी। अब कौन होगा इस बारात का दूल्हा ये तय हो गया है, तो उसके सहयोगी कौन होंगे, सहबाला कौन होंगे, ये अभी तय नहीं हुआ है। एकनाथ शिंदे अभी लास्ट मोमेंट तक सस्पेंस बनाकर रखना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे अगर ये कह रहे हैं तो उन्हें मान मनोबल के लिए या उनसे बातचीत के लिए अभी क्या कोशिश की जाएंगी, दिल्ली से क्या फोन जाएगा, अभी क्या बैठकें होना बाकी है महाराष्ट्र में? सचिन जी बिल्कुल, हो सकता है कि जैसे देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्होंने उनको अनुरोध किया है, कल भी वो खुद जाकर उनसे मिले। उनके पार्टी के खुद के नेता चाहते कि एकनाथ शिंदे जो है इस सरकार में बने रहे डिप्टी सीएम के तौर पर। वो देवेंद्र फडणवीस ने जो 2.5 साल भूमिका निभाई थी, वो सीएम से डिप्टी सीएम बन गए थे, तो एकनाथ शिंदे को वो इसी तरह की भूमिका निभानी चाहिए। अब मुझे लगता है कि ये खबर थोड़ी देर शाम तक आएगी कि बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं का फोन जो है एकनाथ शिंदे को गया और उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि आपका सरकार में रहना बहुत ज़रूरी है, और उनकी बात वो नहीं टाल सके और अब सरकार में वो शामिल होने जा रहे हैं। इस तरह की खबर हमें शाम तक मिल सकती है और जरूर इस तरह का प्रयास भी किया जाएगा बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं के द्वारा उनको फैसला शाम तक लेना है। एकनाथ शिंदे मानते हैं, दिल्ली से फोन जाता है, एकनाथ शिंदे क्या कहते हैं इस पर तो नजरें बनी रहेंगी। लेकिन अगर मंत्रिमंडल के फॉर्मूले पर सचिन आपसे मैं बात कर लूं तो शुरुआत में जानकारी ये थी, आपके हवाले से ही जानकारी मिली कि 7-7 और 12 का फॉर्मूला होगा, यानी 7 मंत्री अजीत पवार, 7 मंत्री शिंदे गुट और 12 मंत्री बीजेपी गुट की तरफ से बनाए जाएंगे। क्या फॉर्मूला यही बरकरार रहने वाला है? नहीं, 2 तरह के प्रस्ताव भेजे गए हैं कि एक तो ये था कि सीएम और 2 डिप्टी सीएम जो है वो शपथ ग्रहण करेंगे। दूसरा ये कि सीएम और डिप्टी सीएम के साथ साथ हर पार्टी के 3 से ये संख्या जो है 5 तक भी बढ़ सकती है, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि 3 से 4 जो है हर पार्टी से विधायकों को शपथ दिलाई जा सकती है और 5-5 जो है हर पार्टी से जो है विधायकों को शपथ दिलाई जा सकती है। इस पर फाइनल मुहर जो है देर शाम तक लग पाएगी, क्योंकि अभी महायुति के नेता बैठेंगे और दिल्ली से जो एक उनको क्लियरेंस मिलेगा उसके बाद ही पूरी पिक्चर जो है वो साफ हो पाएगी। जी प्राची। ठीक है, शाम तक तय हो पाएगा कि कल कौन कौन शपथ ले रहा है। अजीत पवार का नाम तो सामने है ही, लेकिन इसके अलावा मंत्री और कौन कौन है इस पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे सचिन। लेकिन अब अपने दर्शकों को बता देना ये जरूरी है कि संभावित लिस्ट है क्या इस मंत्रिमंडल की, कौन कौन से नाम हैं जो इस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो पहला नाम तो अजीत पवार का है, जो खुद ही कह चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो तो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। दूसरा नाम गिरीश महाजन का भी है, नॉर्थ महाराष्ट्र रीजन से आते हैं, ओबीसी समुदाय से हैं, 1995 में पहली बार विधायक बने, 7वीं बार विधायक बनकर आए हैं, तो उनका नाम भी लिस्ट में लिया जा रहा है। इसके अलावा सुधीर मुनगंटीवार का नाम भी इस लिस्ट में लिया ही जा रहा है। तो ये संभावित नाम है जिन पर अभी चर्चा हो रही है और ऐसा समझा जा रहा है कि इनको मंत्री बनाया जा सकता है, इनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इस पर क्या कह रहे हैं सुधीर मुनगंटीवार, आपको ये भी सुनवा देते हैं। जोरों से खुशी की तैयारी है। हम जनता को अभिवादन करेंगे, हम नमन करेंगे, धन्यवाद देंगे उन मतदाताओं को जिन्होंने कांग्रेस के झूठे प्रचार के बाद भी सत्य असत्य, धर्म अधर्म, विकास विनाश के इस युद्ध में सत्य की, धर्म की और विकास के बाजू से अपना वोट दिया।
तो सुधीर मुनगंटीवार देवेंद्र फडणवीस के करीबी भी माने जाते हैं और आज दो प्रस्तावकों में से एक रहे जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस का नाम आज प्रस्तावित किया विधायक दल की बैठक में। इसके साथ ही गिरीश महाजन का नाम भी सामने आ रहा है। गिरीश महाजन भी सीनियर लीडर हैं, 7वीं बार विधायक चुनकर आए हैं। वो क्या कह रहे हैं आज विधायक दल की बैठक के बाद और नई सरकार को लेकर, सुनिए। क्लियर हो चुका है। मैंडेट भी हमें यही मिला था। 137 लोग बीजेपी के हैं, शिवसेना के भी 57 लोग हैं, 41 लोग अजीत दादा के हैं। बहुत बड़ी संख्या में, मतलब आज तक का इतिहास में मुझे लगता है महाराष्ट्र के इतनी बड़ी संख्या में कोई युति, महायुति या कोई पार्टी चुन के ही है। तो इसलिए बहुत अच्छा मैंडेट लोगों ने दिया है और देवेंद्र जी के नाम के ऊपर हमने शिक्का मोर्तब कर दिया है। तो देखिए, आपने सुना विधायक दल की बैठक से निकलने के बाद विधायक अपनी अपनी मंशा, अपनी अपनी उत्सुकता, नई सरकार का गठन, उनकी भूमिका, इन तमाम बातों पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी सभी की निगाहें उस पिक्चर पर टिकी हुई हैं जिसका दी एंड होना अभी बाकी है, या जिसका आप कह सकते हैं कि अभी सस्पेंस खुलना बाकी है। और वो पिक्चर है महायुति सरकार का स्वरूप कैसा होगा। देवेंद्र फडणवीस तो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन शिंदे उप मुख्यमंत्री बनते हैं या नहीं बनते हैं, किस कोटे से कितने मंत्री बनाए जाते हैं, किसको जगह मिलती है, बीजेपी अपने कितने मंत्रियों को रिपीट करेगी, ये सब कुछ आज शाम तक तय कर लिया जाएगा। और फिर कल भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा आजाद मैदान में मुंबई के, जहां तैयारी की गई है। साधु संतों को इन्विटेशन दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे। कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने धैर्य की राजनीति का परिचय दिया, मुश्किल वक्त में भी अपनी पार्टी के साथ डटे रहे और जो शीर्ष नेतृत्व उनसे कहता रहा, जो आला कमान की तरफ से उनके पास ऑर्डर जाते रहे, उसका पालन देवेंद्र फडणवीस करते रहे। उसी का नतीजा है कि देवेंद्र फडणवीस आज मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, भावी मुख्यमंत्री हैं। उनके नाम का ऐलान आज विधायक दल की बैठक में हो चुका है, औपचारिक ऐलान हो चुका है और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। महायुति में कितनी दरारें हैं, एकनाथ शिंदे कितने नाराज हैं, वो नाराज फूफा हैं या नहीं, इन बातों से भी अब पर्दा हट चुका है, क्योंकि तीनों ही नेता राज्यपाल के पास जाकर अपना दावा पेश कर चुके हैं नई सरकार बनाने का। और एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा चुकी है और इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों ने एक दूसरे के बारे में खुलकर बात कही है। जो एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वो बहुत खुश हैं। तो एकनाथ शिंदे की जरूरत देवेंद्र फडणवीस को कितनी है, ये भी साफ कर दिया गया देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कि वो चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे सरकार का हिस्सा रहे, उनकी जरूरत इस सरकार को है। वहीं अजीत पवार जो 23 नवंबर से ही बड़े मुतमईन नजर आ रहे हैं, जिन्होंने सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति जताई थी, वो जो है एक बार फिर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करते हुए नजर आए कि भाई मैं तो डिप्टी सीएम बनने जा रहा हूं, ये आज अजीत पवार ने साफ कर दिया है। लेकिन बीजेपी किस जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपने मंत्री चुनेगी, ये जरूर चर्चा का विषय हो सकता है। और सबसे पहला नाम मैं सचिन आपके सामने रख रही हूं, चंद्रशेखर बावनकुले जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। ओबीसी वोटर्स को अपने साथ लाने में उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई। क्या इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है? जी बिल्कुल, प्रबल दावेदारी जो है चंद्रशेखर बावनकुले इनकी है, क्योंकि ये महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है। इनके ही प्रदेश के नेतृत्व में जो है चुनाव में काफ़ी संगठन मजबूत किया गया है और ख़ास तौर पर इन्होंने विदर्भ का मोर्चा चुनाव के दौरान संभाला हुआ था, विधानसभा चुनाव के दौरान। और अगर मैं आपको एक जानकारी दूं कि जब 2019 में इनको विधानसभा का टिकट भी नहीं मिला था, इनका टिकट काटा गया था, जबकि ये 2014 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में ऊर्जा मंत्री के तौर पर थे। लेकिन ऊर्जा मंत्री रहते हुए उनका 2019 में विधानसभा में टिकट काटा गया था और ओबीसी समुदाय में विदर्भ में खास तौर पर इस तरह से नाराजगी जो है फैली थी कि 13 सीटों का नुकसान वहां पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हुआ था। जिस बीजेपी को विदर्भ में करीबन 40 तक सीटें मिली थी, वो महायुति की वहाँ पर जो शिवसेना बीजेपी की सीटें जो घटकर वहाँ पर 29 तक आ गई थी। तो इतना बड़ा नुकसान वहाँ पर उस दौरान हुआ था। इस बार जो है इसके बाद बीजेपी ने उन्हें फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया और ओबीसी समुदाय की जो नाराजगी है उसको दूर करने का प्रयास किया, और जिसका फायदा जो है लोकसभा चुनाव में तो नहीं हुआ क्योंकि तब अलग नैरेटिव थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में ओबीसी और कुनबी जो वोट बैंक है वो खास तौर पर
ओबीसी के वोट बैंक चंद्रशेखर बावनकुले के चेहरे के कारण जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ी, इसलिए उनकी दावेदारी पुख्ता बनती है। पहले भी 2014 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में ऊर्जा जैसा और एक्साइज डिपार्टमेंट जैसा मंत्रालय संभाल चुके हैं, इसलिए इनकी दावेदारी पुख्ता मानी जा रही है। अब सिर्फ ये तय होगा कि कल जिन बड़े नामों को कुछ विधायकों को शपथ लेनी है, क्या अगर उनका क्लियरेंस मिलता है तो इसमें देवेंद्र फडणवीस की सरकार में चंद्रशेखर बावनकुले का नाम निश्चित तौर पर रहेगा। प्राची, बिल्कुल, देखिए दलित वोटर्स जो छिटक गए थे लोकसभा चुनावों में, उन्हें चंद्रशेखर बावनकुले के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में लिया। यही वजह है कि जिस विदर्भ रीजन में बड़ा बुरी तरीके से बीजेपी को हार का सामना लोकसभा चुनावों में करना पड़ा था, उस विदर्भ रीजन में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया, जो नुकसान था उसकी भरपाई कर ली। चंद्रशेखर बावनकुले के अलावा और कौन सा नाम आप देख रहे हैं सचिन, जिसका शामिल होना बिल्कुल बिल्कुल तय माना जा रहा है, या जिसका रिपीटेशन होना बिल्कुल बिल्कुल तय माना जा रहा है इस मंत्रिमंडल में? देखिए प्राची, बीजेपी के जिस तरह से 132 विधायक जो है ऐतिहासिक बीजेपी को जीत मिली है, इसके पहले कभी इनको इतनी बड़ी जीत नहीं मिली थी। लेकिन जो बीजेपी के मेरे जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि इस बार सरकार में इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा, कुछ सीनियर मंत्री जरूर रहेंगे, लेकिन बीजेपी आने वाले 10 से 15 साल 20 साल का अपना नेतृत्व तैयार करेगा, जो काम शरद पवार हमेशा करते आ रहे हैं। जब शरद पवार को 1999 में जब सरकार में उन्होंने अलग पार्टी बनाई और जब उनके 72 जो है विधायक चुनकर आए थे, तब उन्होंने सीएम पद नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने दूसरी पंक्ति के नेता तैयार किए, जिसमें अजित पवार से लेकर आर पाटिल से लेकर विजय मोहिते पाटिल से लेकर तमाम तरह के मंत्री थे, धनंजय मुंडे, ये इस तरह के उन्होंने मंत्रियों की एक पंक्ति बनाई थी और उनका नेतृत्व तैयार किया था। और बीजेपी की यही खासियत है कि बीजेपी जो है सेकंड लाइन नेता जो है हमेशा उनकी बेंच स्ट्रेंथ जो है तैयार करके रखती है। और इस बार बीजेपी के पास एक्सपेरिमेंट करने का मौका है और बीजेपी युवाओं को खास तौर पर मौका देगी, जिसमें कुछ बड़े सीनियर मंत्रियों का पत्ता भी कर सकता है। जहां तक अपनी बात की कि कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनको मौका जरूर दिया जा सकता है, जिसमें पहला नाम है चंद्रशेखर बावनकुले का, उसके बाद नाम आता है राधा कृष्ण विखे पाटिल का, क्योंकि इनका बतौर राजस्व मंत्री, रेवेन्यू जैसा डिपार्टमेंट इनको दिया गया था, बड़ा मंत्रालय है ये, और इस मंत्रालय को उन्होंने बखूबी निभाया था। और उन्होंने जो बदली यानी कि जो पोस्टिंग होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखा था। पहले की इस डिपार्टमेंट को काफ़ी मलाईदार माना जाता है, विलासराव देशमुख से लेकर अशोक चौहान जैसे लोग जो इस मंत्रालय को संभाल चुके हैं, लेकिन ये मंत्रालय पोस्टिंग ट्रांसफर को लेकर काफ़ी बदनाम माना जाता है। लेकिन राधा कृष्ण विखे पाटिल का रिकॉर्ड काफ़ी साफ सुथरा था, वो हमेशा देवेंद्र फडणवीस के साथ जो है कंसल्टेशन करते थे, उनकी सलाह लेते थे। और इतना नहीं, बीजेपी का जो संगठन है उन संगठन के भी साथ जो है वो सलाह मशवरा करते थे। उन्होंने एक बात का ध्यान रखा था कि जिस चुनाव क्षेत्र में जिस तहसील में जो विधायक है उसी का रिकमेंडेशन जो है फॉलो किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर फला मंत्री है वो कह रहा है कि मेरा ये क्लोज है और उसको इस जगह पर पोस्टिंग दो, ये अच्छा विभाग है, मलाईदार जो है पोस्टिंग है इस रीजन में। उन्होंने इस बात को कभी नहीं माना है। उन्होंने पार्टी और संगठन के लिए तौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन रहे हैं। ओबीसी वोट बैंक जिसने साथ दिया बीजेपी का, उसके लिए चंद्रशेखर बावनकुले को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और बाकी तमाम समीकरणों को साधा जाएगा, मराठा को भी साधा जाएगा। और देखने वाली बात है कि क्या सरप्राइजिंग नाम इस मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। शुक्रिया आपका बहरहाल सचिन, तमाम जानकारी हमें देने के लिए।